नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्वयं शिक्षक की हमारी पहली क्लास में। और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम महान अंग्रेजी साहित्यकार और अद्वितीय लघु कथा लेखक स्वर्गीय विलियम सिडनी पोर्टर उर्फ ओ हेनरी की जीवनी पढ़कर करेंगे। जीवनी को इंग्लिश में लाइफ स्केच भी बोलते हैं। तो मैं पहले इंग्लिश में जो टेक्स्ट है उसको पढ़ूंगा और उसका हिंदी रूपांतरण आपको करके बताऊंगा। कहीं कोई हार्ड वर्ड्स आएंगे या कुछ इंपॉर्टेंट समझाने को होगा तो वो मैं साथ में ही समझाता चलूँगा। और क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो कोई त्रुटि हो या कुछ आपको ऐसा लगे कि आपको मुझे बताना चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम अपनी हर क्लास में और अधिक इम्प्रूवमेंट करते जाएं और अधिक सुधार करते जाएं। और मेरा विश्वास है और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे तो आने वाली क्लासेस में आपको अपने अंदर और अपनी इंग्लिश के अंदर बहुत सुधार देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रूवन मेथड है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आज के समय में लोग हर तरह से अपनी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए, उसको सुधारने के लिए कई प्रयास करते हैं, पर जो तरीका वर्षों से चला आया है वो यही है कि आप रीडिंग और लिसनिंग, यानी कि अंग्रेज़ी पढ़कर और उसको सुनकर समझकर आपको जो एक आपके दिमाग में जो एक प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको अंग्रेज़ी भाषा समझ में आने लगती है, तो उसमें आपको कठिनाई नहीं होती और आप कब उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं और आपको इंग्लिश में बोलना, समझना, बताना, अपने आप को एक्सप्रेस करना कब आसान लगने लगता है, आपको ही पता नहीं चलता। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम शुरू करते हैं। तो विलियम सिडनी पोर्टर, जिनको कि इनके उपनाम ओ हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। So William Sidney Porter, better known by his pen name O. Henry, was an American writer known primarily for his short stories, though he also wrote poetry and non-fictions। यानी कि विलियम सिडनी पोर्टर, जिनको कि उनके उपनाम ओ हेनरी के नाम से ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है, वो एक अमेरिकन राइटर थे और इनको मुख्य तौर पर, प्राइमरीली मतलब प्रमुखतः या मुख्य तौर पर, इनको इनके शॉर्ट स्टोरीज यानी कि इनके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि इन्होंने पोइट्री भी लिखी है और नॉन फिक्शन यानी कि नॉन फिक्शनल वर्क, फिक्शनल कहते हैं काल्पनिक और नॉन फिक्शनल उसका ऑपोजिट है। यानी कि इन्होंने यथार्थवादी लेखन भी किया है, नॉन फिक्शनल लेखन भी किया है और काल्पनिक लेखन भी किया है, यानी कि काल्पनिक चरित्रों को लेकर के भी इन्होंने अपना साहित्य लिखा है और यथार्थवादी लेखन भी ये कर चुके हैं। His works include The Gift of the Magi। इसको आप मैगी भी पढ़ सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, अलग अलग तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं। कभी कोई इसको मैजाय बोलेगा, कोई मैगी बोलेगा, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मैजाय बोल रहे हैं। सो द गिफ्ट ऑफ द मैजाय, द डुप्लिसिटी ऑफ हारग्रेव्स एंड द रैंसम ऑफ रेड चीफ, एज वेल एज द नॉवेल कैबेजेस एंड किंग्स। तो इन्होंने कई उपन्यास और लघु कथाएं और दीर्घ कथाएं और कविताएं लिखी हैं, जिनमें से ये जो नाम दिए गए हैं ये प्रमुख तौर पर उल्लेखनीय है, ठीक है। तो जिसमें से ये द गिफ्ट ऑफ द मजाए, ये इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। और अवश्य ही भविष्य की किसी क्लास में मैं लघु कथा जब आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं इस कहानी को ज़रूर इंक्लूड करूंगा, ऐसा मेरा वादा है। और इसके अलावा ये नॉवेल जो है कैबेजेस एंड किंग्स, इस तरह की इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। और एक तत्व इनके द्वारा लिखे गए साहित्य में बहुत कॉमन होता था, वो होता था जो नरेशन ये करते थे वो बहुत ही मज़ेदार और व्यंग्यपूर्ण होता था।
पोर्टर्स स्टोरीज आर नोन फॉर देयर नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन, विटी नरेशन एंड सरप्राइज एंडिंग्स। यानी कि पोर्टर या ओ हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर, ये तीनों जब भी इनमें से कोई भी नाम आए तो आप समझ जाइए हम विलियम सिडनी पोर्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं का सरनेम पोर्टर है। तो कई जगहों पर खाली पोर्टर आपको लिखा मिलेगा, कई जगहों पर ओ हेनरी, कई जगहों पर विलियम, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो पोर्टर की जो स्टोरीज थी इनको विशेष तौर पर जाना जाता है, दे आर नोन फॉर देयर नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्ट मतलब एक प्राकृतिक या एक तरह से यथार्थवादी, यानी कि आपको इनकी कहानियाँ आपको बहुत असली सी महसूस होंगी। आपको इनकी कहानियाँ और उनके चरित्र आपको ऐसा लगेगा कि आपके ही आसपास के लोग हैं। भले ही इनके जो प्रमुख चरित्र और इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ प्रमुख रूप से अमेरिका के परिवेश में लिखी गई हैं, जिनमें कि पात्र भी मुख्य तौर पर अमेरिकी होते थे और परिवेश भी अमेरिकी होता था, परंतु मानव तो एक ही है। मनुष्य की भाषाएं अलग हो सकती हैं पर भाव तो एक ही होता है। तो आपको ये आप जब इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे या इनके उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको उनमें एक बहुत ही सजीवता का चित्रण आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि ये तो आपके आसपास के ही लोगों की कहानी है। ठीक है, तो ये नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि एक यथार्थवादी चित्रण होता था। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको कई तरह से आप ले सकते हैं। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। तो ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्ट था इनकी कहानियों का, यानी कि जो इनके पात्र जो इन्होंने गढ़े थे वो बहुत ही यथार्थवादी थे। ठीक है, विटी नरेशन, विटी का मतलब होता है चुटीला या मजाकिया या व्यंग्यपूर्ण। तो इनकी कहानियों का जो नरेशन यानी कि जो ये कहानियाँ लिखते थे तो वो जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो जैसे लेखक कहानी लिखता जाता है तो जो उस कहानी का बहाव है वो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण होता था। और सरप्राइज एंडिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा लिखी गई जो कहानियाँ होती थी उनका अंत आपको अचंभित कर देता था। ठीक है, बहुत सरप्राइज्ड आपको कर देता था। अब हम जानते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, यानी कि इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो विलियम सिडनी पोर्टर वॉज बॉर्न ऑन September 11th, 1862 इन ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। यानी कि विलियम सिडनी पोर्टर का जन्म 11 सितंबर 1862 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के ग्रीन्सबोरो नामक जगह पर हुआ था। और जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। जिन लोगों को नहीं पता है उनके जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मल वॉर होती है जब एक या एक से अधिक देश किसी दूसरे देश से युद्धरत हो जाए। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कहें कि दो या दो से अधिक देश जब आपस में युद्धरत हो जाते हैं किसी कारणवश तो उसको वॉर बोलते हैं। लेकिन जब किसी एक देश के लोग आपस में ही या अपनी ही सरकार के विरुद्ध या एक देश की सेना अलग अलग हिस्सों में बंटकर आपस में ही युद्धरत हो जाए तो उसको सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध बोलते हैं। यानी कि उस देश के लोग यदि आपस में ही युद्धरत हो जाएं, लड़ जाएं, तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। और इसके बारे में ज़्यादा सटीकता से जब हम आगे चलकर अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा और अच्छे से अमेरिकन गृह युद्ध के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि जिस समय वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था उस समय अब्राहम लिंकन ही वहाँ के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। ही चेंज्ड द स्पेलिंग ऑफ हिज मिडिल नेम टू सिडनी इन 1898। यानी कि इनके नाम का जो मध्य नाम था यानी कि मिडिल नेम जो था वो सिडनी जो शब्द था उसकी स्पेलिंग इन्होंने 1898 में बदल दी थी। तो पहले ये SIDNEY लिखते थे और उसको इन्होंने बदलकर SYDNEY कर दिया था। जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया होगा। His parents were Algernon Sidney Porter, a physician, and Mary Jane Virginia Swam Porter। तो इनके माता पिता की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इनके पिता का नाम एल्गर्नन सिडनी पोर्टर था जो कि पेशे से एक फिजिशियन थे, और इनकी माता जी का नाम मैरी जेन वर्जीनिया स्वयं पोर्टर था जो कि एक गृहिणी होंगी। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है पर हम मान के चलते हैं
कि वे एक गृहिणी रही होंगी। विलियम्स पेरेंट्स हैड मैरिड ऑन April 20th 1858। तो इनके माता पिता का विवाह 20 अप्रैल 1858 को संपन्न हुआ था। When William was 3, his mother died after giving birth to her third child, and he and his father moved into the home of his paternal grandmother। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब विलियम 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी का देहांत अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के उपरांत हो गया था, और उनके देहांत के पश्चात इनके पिताजी अपने बच्चों के साथ अपनी माँ यानी कि इनकी दादी माँ के घर रहने चले गए थे। यहाँ पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है पितृपक्ष की ओर से, या मतलब आपके पिता के परिवार की ओर से या पिता की ओर से आप मान सकते हैं। तो जैसे कहें कि पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि आपके पिता की ओर से जो आपकी ग्रैंड मदर हैं, यानी कि आपके पिता की माता, यानी कि आपकी दादी माँ। अगर यहाँ पर लिखा हो मैटरनल, तो मैटरनल का मतलब होता है मातृपक्ष की ओर से। अगर लिखा होगा मैटरनल ग्रैंड मदर तो मतलब आपके माता की माँ, यानी कि आपकी नानी माँ। ठीक है। अगर लिखा हो पैटर्नल अंकल, यानी कि आपके पिता के भाई, यानी कि आपके चाचा या आपके ताऊ जी। उसी तरह से अगर लिखा हो कि मैटरनल अंकल, तो इसका मतलब हुआ आपकी माता के भाई, यानी कि आपके मामा। तो ये पैटर्नल और मैटरनल में डिफरेंस है। पैटर्नल मतलब पिता की तरफ से और मैटरनल मतलब माता की तरफ से, चाहे उनके परिवार की बात हो या किसी गुण की बात हो या किसी संपत्ति की बात हो। ठीक है। As a child, Porter was always reading everything from classics to dime novels। तो इन्होंने कहा जब वो छोटे थे तो एक बच्चे के तौर पर उनका रुझान पढ़ाई की तरफ था, और वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, चाहे वो कोई क्लासिक हो। क्लासिक मतलब एक बहुत ही प्रचलित, सुप्रसिद्ध या प्राचीन कोई ग्रंथ या पुस्तक। ठीक है। तो चाहे वो कोई क्लासिक बुक हो, ठीक है, कोई क्लासिक नॉवेल हो सकती है, या कोई क्लासिक कोई भी ऐसी किताब या कोई ऐसी कहानी जो कि बहुत प्रसिद्ध हो, जिसको किसी महान कहानीकार या कथाकार ने लिखा हो, या जो बहुत पुरानी हो। ठीक है। तो वो चाहे क्लासिक नॉवेल या बुक हो उसको भी पढ़ते थे, साथ ही साथ डाइम नॉवेल्स भी पढ़ते थे। डाइम नॉवेल्स बोलते थे, उस ज़माने में चलन था। आज के दौर में तो लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, पर उस ज़माने में लोग पढ़ने में बहुत यकीन रखते थे। तो कई लोगों का तो मुख्य जो हॉबी होती थी वो पढ़ना होती थी। तो उस ज़माने में डाइम नॉवेल्स बिकते थे, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम पर मिलने वाली पॉकेट नॉवेल बुक्स होती थी, यानी कि उपन्यास होते थे छोटे छोटे, जो कि लोग अपनी पॉकेट्स में रख लेते थे और खाली समय में पढ़ते थे। तो उनको डाइम नॉवेल्स बोलते थे। ठीक है। तो कहाँ तो एक तरफ ये क्लासिक्स भी पढ़ते थे, ठीक है, और कहाँ एक तरफ ये डाइम नॉवेल्स भी पढ़ते थे, मतलब पढ़ने के शौकीन थे, जो मिला वो पढ़ लिया। His favorite works were Lane's translation of 1001 Nights and Burton's The Anatomy of Melancholy। तो इनके जो सबसे प्रिय इनके जो किताबें थी उनमें पहली थी जो एक लेन करके एक ये सरनेम है, एक महान साहित्यकार थे, उनके द्वारा अनुवादित, लिखित नहीं अनुवादित, ट्रांसलेशन, यानी कि इन्होंने अनुवाद किया था एक क्लासिक नॉवेल का या क्लासिक बुक का, और उसका नाम था 1001 नाइट्स। आप सभी ने अरेबियन नाइट्स के बारे में सुना होगा ना, तो ये अरेबियन नाइट्स का ही इंग्लिश वर्जन था। अरेबियन नाइट्स की कहानियों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था लेन ने, और उसको ये नाम दिया था 1001 नाइट्स। तो ये पोर्टर जो थे, विलियम सिडनी पोर्टर, वो बचपन में इसको बहुत चाव से पढ़ते थे। एंड बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, और वहीं पर एक दूसरे महान साहित्यकार थे बर्टन, उनके द्वारा रचित द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली नाम की किताब भी इनकी प्रिय पुस्तकों में से एक थी। आगे चलते हैं। कह रहे हैं पोर्टर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिज आंट एवलिना मारिया पोर्टर्स एलिमेंट्री स्कूल इन 1876, यानी कि पोर्टर
ग्रेजुएटेड, यानी कि जो विलियम सिडनी पोर्टर का जो बचपन की शिक्षा दीक्षा थी वो इनकी बुआ इवलिना मारिया पोर्टर के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। अब यहाँ पर ग्रेजुएटेड शब्द से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये ग्रेजुएटेड शब्द का मतलब है इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई अपनी बुआ के विद्यालय में पूरी की थी। ठीक है, आगे ही देन एनरोल्ड एट द लिंडसे स्ट्रीट हाई स्कूल, और प्राथमिक पढ़ाई अपनी बुआ के प्राथमिक विद्यालय में कंप्लीट करने के बाद इन्होंने लिंडसे स्ट्रीट हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था। हिज आंट continued to tutor him until he was 15, लेकिन इनकी बुआ इनको इनके 15 वर्ष की आयु के होने तक पढ़ाती रही। ठीक है, इन 1879 he started working in his uncle's drug store in Greensboro, and on August 30th 1881 at the age of 19 Porter was licensed as a pharmacist। तो ये 1879 यानी कि 1879 का साल आते आते ये अपने चाचा की दवाई की दुकान में काम करने लगे। ठीक है, तो ड्रग स्टोर का मतलब होता है दवाई की दुकान या फार्मेसी या मेडिकल शॉप। तो अपने चाचा की मेडिकल शॉप में ये काम करने लगे और 19 वर्ष की आयु के होते ही इनको फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त हो गया, यानी कि दिमाग से बहुत तेज थे और इसलिए इनको फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त हो गया, जो कि उन दिनों में बहुत कठिनाई से मिलता था। ठीक है, एट द ड्रग स्टोर ही ऑल्सो शोड हिज नेचुरल आर्टिस्टिक टैलेंट्स बाय स्केचिंग द टाउन्स फोक। अब यहाँ सबसे पहले टाउन्स फोक शब्द को ध्यान दीजिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। ये दो शब्दों से मिलके बना है, टाउन्स, टाउन, ठीक है, और फोक। फोक मतलब लोग, टाउन मतलब वो शहर, वो कस्बा या वो गांव। तो उस यानी कि उस शहर या उस गांव या उस कस्बे के लोग, तो उनको बोला जाएगा टाउन्स फोक। ठीक है, और ये पूरी लाइन हम फिर से पढ़ते हैं। तो लिखा है ही ऑल्सो शोड हिज नेचुरल आर्टिस्टिक टैलेंट्स बाय स्केचिंग द टाउन्स फोक्स। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि किसी महान व्यक्ति के बचपन से ही उसकी महानता के दर्शन होने लगते हैं, किसी के गुण या दोष बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो उसी तरह से ये एक इनके अंदर का जो कलाकार था या इनके अंदर का जो एक साहित्यकार था, उसके दर्शन आपको बचपन से ही होने लगे थे। कैसे? क्योंकि ये जब ड्रग स्टोर में बैठते थे, जो अपने चाचा की फार्मेसी में बैठते थे, तो वहाँ पर बैठे बैठे आते जाते लोगों के चित्र या जो ग्राहक आते थे या जो वहाँ से आसपास से लोग आते जाते रहते थे, उनको देख देख के ये उनके रेखा चित्र बनाते थे। रेखा चित्र मतलब स्केचेस। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब हमने शुरुआत की थी अपने चैप्टर की, तो मैंने बताया था जीवनी को इंग्लिश में लाइफ स्केच बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जीवनी मतलब किसी के जीवन के बारे में जो आप जानते, तो वो लाइफ स्केच है। और यहाँ जो हम स्केच की बात कर रहे हैं उसका मतलब है किसी का रेखा चित्र बनाना। ठीक है, किसी की ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो ही ऑल्सो शोड हिज नेचुरल आर्टिस्टिक टैलेंट बाय स्केचिंग द टाउन्स फोक, यानी कि दुकान पर बैठे बैठे, जिस दवाई की दुकान पर ये बैठते थे, उस फार्मेसी पर बैठे बैठे ये आते जाते लोगों के रेखा चित्र बनाते थे। नाउ लाइफ इन टेक्सास। ठीक है, अब ये इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। कैसे? पढ़ते हैं। पोर्टर ट्रैवल्ड अलॉन्ग विद जेम्स के हॉल टू टेक्सास इन मार्च 1882, होपिंग दैट अ चेंज ऑफ एयर वुड हेल्प एलिविएट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, एलिविएट अ परसिस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, कफ ही हैड डेवलप्ड। मतलब जब मार्च आया 1882 का, तो उस समय के आते आते इनको सर्दी जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो परसिस्टेंट कफ था इनको। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार बने रहना। ठीक है, कोई चीज़ जो लगातार हो या हम जो चीज़ लिंगर करे या बनी रहे, तो इनको एक परसिस्टेंट कफ की दिक्कत हो गई थी, यानी कि इनको सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती थी। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि जब कोई इस तरह की बीमारी हो, तो कई बार यदि आप वातावरण बदल दें, यदि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो आपको कई बार आराम मिल जाता है। जैसे आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं और अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, तो डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं ना कि किसी गर्म जगह पर, यानी कि किसी ऐसे जगह पर चले जाइए जहाँ का तापमान इतना कम ना हो, यानी कि जहाँ का तापमान सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि आपको
आपके ज़ुकाम से निजात मिल जाए। तो इनको इस बीमारी की वजह से इनको ये लगता था कि अगर ये किसी ऐसी जगह पर चले जाएंगे तो जहाँ का वातावरण थोड़ा अच्छा हो तो ये अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जेम्स के हॉल नाम के व्यक्ति के साथ में, अब इनसे कहाँ मुलाकात हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी नहीं दी हुई है। बस ये लिखा है कि जेम्स के हॉल नामक व्यक्ति के साथ सन 1882 के मार्च महीने में ये टेक्सास की ओर चले गए, होपिंग दैट अ चेंज ऑफ एयर वुड हेल्प एलिविएट अ परसिस्टेंट कफ ही हैड डेवलप। इस आशा में कि, होपिंग मतलब इस आशा में कि एक जो चेंज ऑफ एयर है, यानी कि वातावरण जब बदल जाएगा, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हर जगह का वातावरण अलग होता है, तो वो बदल जाने से इनको इनके परसिस्टेंट कफ से निजात मिल जाएगी। अभी जो एलिविएट शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब है, एलिविएट मतलब हटाना, उठाना, निजात दिलाना, ठीक है, कम करना। एलिविएट मतलब किसी चीज़ में कमी आना, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर एलिविएट का मतलब है कि इनको इनकी बीमारी से निजात मिल जाएगी, ऐसा इनका मानना था, इसीलिए ये टेक्सास चले गए। He took up residence on the sheep ranch of Richard Hall, James Hall's son, in La Salle County। इसको ला सैले काउंटी भी आप बोल सकते हैं या ला सैली काउंटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हेल्प्ड आउट एज अ शेपर्ड, रैंच हैंड, कुक एंड बेबी सिटर। यानी कि जो यहाँ पर जेम्स के हॉल नाम के व्यक्ति के साथ ये टेक्सास गए थे, उसी व्यक्ति के पुत्र का एक शीप रैंच था। यानी कि शीप रैंच, शीप मतलब भेड़ें, रैंच मतलब जहाँ भेड़ें पाली जाती हैं, उनका पालन किया जाता है, ठीक है, या उनका बहुत बड़ा सा बाड़ा। तो टेक्सास जो जगह है अमेरिका में, वहाँ पर आपको हॉर्स रैंच, शीप रैंच, ये सब मिल जाएंगे। तो वो एक थोड़ा सा देहाती क्षेत्र है और वहाँ पर बड़े बड़े रैंचेस हैं, बड़े बड़े घुड़साल हैं, बड़े बड़े इस तरह के पशुओं का पालन वहाँ पर किया जाता है। तो ये वहाँ पर टेक्सास क्योंकि एक बड़ा प्रांत है, तो वहाँ पर एक काउंटी का नाम है ये ला सैले काउंटी। तो काउंटी मतलब एक छोटा सा गांव आप कह सकते हो। तो ला सैले काउंटी में जेम्स हॉल के पुत्र, ये यहाँ पर नाम दिया हुआ है रिचर्ड हॉल, उनका एक जो भेड़ों के का एक बाड़ा था उनका, वहाँ पर ये रहने लगे और वहाँ पर काम करने लगे। क्या काम करने लगे? एक शेपर्ड के तौर पर, यानी कि एक गडरिये के तौर पर जो भेड़ें इनकी चराते थे, और एक रैंच हैंड, रैंच हैंड मतलब कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं किसी बड़े रैंच पर, बड़े घुड़साल में या बड़े अस्तबल में या भेड़ बकरियों के बाड़े में जो लोग काम करते हैं उनको रैंच हैंड बोलते हैं। एक कुक के तौर पर और एक बेबी सिटर के तौर पर, यानी कि ये खाना बनाने का भी काम करते थे और बच्चों को संभालने का भी काम करते थे। यानी कि जो काम मिल जाता था ये वो करते थे और वहीं पर रहते थे, ठीक है। While on the ranch, he learned bits of Spanish and German from the mix of indigenous and immigrant ranch hands। तो यहाँ पे दो शब्द इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनस और दूसरा है इमिग्रेंट। तो जब ये वहाँ पर रहते थे उस दौरान इन्होंने स्पेनिश और जर्मन भाषा थोड़ी थोड़ी सीखी थी। किनसे? वहाँ पर काम करने वाले लोगों से, जो वहाँ पर कर्मचारी रहते थे उनसे। और वो कर्मचारी दोनों तरह के होते थे। इंडिजिनस मतलब जो वहीं के थे, वहीं के रहने वाले थे, वहाँ के मूल निवासी थे, और इमिग्रेंट यानी कि जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पर बसे थे, ठीक है। ही ऑल्सो स्पेंट टाइम रीडिंग क्लासिक वर्क्स ऑफ लिटरेचर। और जैसा कि हमको पहले से पता है कि इनकी रुचि पढ़ने में थी, इसलिए पढ़ने लिखने में भी इनका समय वहाँ पर बीतने लगा। जो खाली समय था उसमें ये लिटरेचर पढ़ते थे, यानी कि साहित्य पढ़ते थे। आगे, पोर्टर्स हेल्थ डिड इम्प्रूव। जैसा कि इनका विश्वास था, वो विश्वास इनका खरा उतरा और इनकी सेहत में सुधार भी आया। तो पोर्टर्स हेल्थ डिड इम्प्रूव यानी कि इनकी सेहत सुधरने लगी वहाँ रहकर। He traveled with Richard to Austin, Texas, in 1884, where he decided to remain and was welcomed into the home of Richard's friends Joseph Harrell and his wife। तो एक दिन टेक्सास में ला सैले काउंटी में रहते थे
और वहीं से जो उस शीप रैंच का जो मालिक था रिचर्ड, उससे इनकी दोस्ती हो गई थी। तो क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तो इनकी दोस्ती लोगों से बहुत जल्दी हो जाती थी। तो ये वहाँ पर रहने के दौरान जब रिचर्ड से इनकी दोस्ती हो गई तो एक दिन रिचर्ड टेक्सास प्रांत के ही एक दूसरे शहर ऑस्टिन गया, तो ये भी उसके साथ चले गए। और जब ये गए वो 1884 की बात है, ठीक है। तो वेयर ही डिसाइडेड टू रिमेन, और इन्होंने डिसाइड किया, जब ये ऑस्टिन शहर पहुंचे तो वो जगह इनको बहुत अच्छी लगी और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये यहीं रुक जाएंगे और रिचर्ड के साथ उसके घर वापस नहीं जाएंगे। और वहाँ पर इनको रुकने की जगह कहाँ मिली, तो लिखा है ही वॉज वेलकम्ड इन टू दी होम ऑफ रिचर्ड्स फ्रेंड्स जोसेफ हैरल एंड हिज वाइफ। तो रिचर्ड के जो दोस्त थे जोसेफ हैरल और उनकी धर्मपत्नी, उन दोनों ने इनका स्वागत किया और उन्हीं के घर में ये आगे कुछ समय तक ऑस्टिन शहर में रहने लगे, ठीक है। ही वेंट टू वर्क ब्रीफली फॉर दी मॉर्ले ब्रदर्स। अब वहाँ पर रहने का तो ठिकाना हो गया था इनका, अब काम तो कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। तो ही वेंट टू वर्क ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए। तो इन्होंने कुछ समय के लिए मॉर्ले ब्रदर्स ड्रग कंपनी, यानी कि मॉर्ले ब्रदर्स की दवाई की कंपनी में एक फार्मासिस्ट के तौर पे काम किया। और फार्मासिस्ट की इनके पास में लाइसेंस था फार्मेसी का, तो इसलिए इनको वो काम आसानी से मिल भी गया। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक काम किया। पोर्टर देन मूव्ड ऑन टू वर्क फॉर हैरल्ड सिगार स्टोर। फिर उसके बाद में कुछ समय के लिए ये हैरल्ड सिगार स्टोर में भी इन्होंने काम किया, जो कि ड्रिस्किल होटल में लोकेटेड था, ठीक है। ही ऑल्सो बिगैन राइटिंग एज अ साइडलाइन एंड रोट मैनी ऑफ हिज अर्ली स्टोरीज इन दी हैरल्ड हाउस। इसके अलावा साथ ही साथ जो खाली समय मिलता था उसमें पढ़ने के अलावा ये लिखना भी इन्होंने शुरू कर दिया। और इनके जो कुछ शुरुआती जो इन्होंने साहित्य लिखा है वो हैरल्ड्स हाउस, यानी कि जो जिनके घर ये ठहरे हुए थे जोसेफ हैरल, उन्हीं के घर पर इन्होंने अपना जो शुरुआती साहित्य था वो लिखा था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एज अ यंग बैचलर पोर्टर लेड एन एक्टिव सोशल लाइफ इन ऑस्टिन, यानी कि एक युवा के तौर पर पोर्टर का जो सामाजिक जीवन था ऑस्टिन शहर में वो बहुत जीवंत था, बहुत एक्टिव था। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते आए हैं, पीछे हमने पढ़ा है कि क्योंकि ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही एक इनका जो व्यक्तित्व था बहुत आकर्षण करने वाला था, बहुत आकर्षित करने वाला था, इसलिए इनको दोस्त बनाने में कभी दिक्कत नहीं होती थी। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा सब हाथों हाथ लेते हैं, सभी पसंद करते हैं। तो एज अ यंग बैचलर पोर्टर लेड एन एक्टिव सोशल लाइफ इन ऑस्टिन। तो एक युवा के तौर पर पोर्टर का जीवन ऑस्टिन शहर में एक बहुत ही जीवंत, एक बहुत ही खुशहालीपूर्ण रहा। ही वॉज नोन फॉर हिज विट, स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिकल टैलेंट्स। तो इनको इनकी विट यानी कि इनकी कह सकते हो आप बुद्धिमानी के लिए, विट का मतलब बुद्धिमानी भी होता है, व्यंग्यपूर्ण लहजा भी होता है। तो इनको इनके व्यंग्यपूर्ण लहजे के लिए या बुद्धिमानी के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, यानी कि जैसे आपने देखा होगा किसी ना किसी को अपने आसपास जो कोई भी बात बताता है तो उसको बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से बताता है, तो उसकी बात सुनने में ही आपको बहुत मज़ा आता है, भले ही वो कुछ भी बता रहा हो। तो उसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इनके अंदर तो वो आर्ट हमेशा से थी, तभी ये इतने बड़े स्टोरी राइटर भी बने। तो ये इनकी स्टोरी टेलिंग की प्रतिभा और बात चीज़ों को बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कहने की इनका लहजा था। और इनके अंदर म्यूजिकल टैलेंट जो था, यानी कि इनकी संगीत में भी रुचि थी। इन सभी कारणों से इनका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक हो गया था और लोग इनको पसंद करते थे। ही प्लेड बोथ द गिटार एंड मैंडोलिन। और संगीत के क्षेत्र में ये गिटार भी बजा लेते थे और गिटार से छोटा, देखने में गिटार जैसा ही एक वाद्य यंत्र होता है जिसको मैंडोलिन बोलते हैं, ये वो भी बजा लेते थे। ही सैंग इन द क्वायर। क्वायर कहते हैं समूह में गाने को, ठीक है, समूह गान। तो ही सैंग इन द क्वायर एट सेंट डेविड्स एपिस्कोपल चर्च। तो चर्च में जैसे समूह गान होता है ना, आपने देखा होगा चर्च में जो कैरल्स वगैरह गाई जाती हैं, क्रिसमस कैरल वगैरह गाई जाती है, जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं वो समूह में की जाती हैं, तो उस समूह गान को क्वायर बोलते हैं। तो ही सैंग इन द क्वायर एट सेंट डेविड
St. David's Episcopal Church and became a member of the Hill City Quartet, a group of young men who sang at gatherings. तो ऑस्टिन के सेंट डेविड्स एपिस्कोपल चर्च में ये समूह गान में इन्होंने भाग लेना शुरू किया और साथ ही साथ इन्होंने एक युवा पुरुषों का एक बैंड था, एक ग्रुप था, एक म्यूजिकल बैंड आप कह सकते हो, जिसका नाम था हिल सिटी क्वार्टेट। इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, इसके सदस्य बन गए और ये जो समूह था ये गैदरिंग्स में यानी कि पार्टीज़ वगैरह में ये लोग गाना गाते थे, संगीत प्रस्तुति देते थे और इस तरह से ये अपना समय बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जीवंतता से व्यतीत कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। सो पोर्टर मेट एंड बिगैन कोर्टिंग एथॉल एस्टिस, 17 years old and from a wealthy family। तो विलियम सिडनी पोर्टर की मुलाकात 17 वर्षीय धनाढ्य परिवार से आने वाली एथॉल एस्टिस से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हिस्टोरियंस बिलीव पोर्टर मेट एथॉल एट द लेइंग ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द टेक्सास स्टेट कैपिटल ऑन March 2, 1885। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पोर्टर की पहली मुलाकात एथॉल एस्टिस से टेक्सास स्टेट कैपिटल के कॉर्नर स्टोन के प्रतिस्थापना समारोह के दौरान 2 March 1885 को हुई थी। हर मदर ऑब्जेक्टेड टू द मैच बिकॉज एथॉल वॉज इल, सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, बट अल्टीमेटली ही गॉट मैरिड टू एथॉल ऑन July 1, 1887। तो शुरुआती दौर में एथॉल की माताजी को यह संबंध नामंजूर था क्योंकि एथॉल काफ़ी बीमार रहती थी और उनको ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी थी जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हैं। और जिस दौर की यह घटना है उस दौर में यह बीमारी काफ़ी प्राणघातक मानी जाती थी। आज तो इसका इलाज काफ़ी सुगम और सहज हो गया है, परंतु उस दौरान यह बीमारी काफ़ी जानलेवा मानी जाती थी। इसी कारण से एथॉल की माताजी को यह संबंध स्वीकार नहीं था, परंतु अल्टीमेटली यानी कि अंततः ही गॉट मैरिड टू एथॉल ऑन July 1, 1887। परंतु बाद में 1 जुलाई 1887 के आते आते विलियम का विवाह एथॉल से संपन्न हो गया। द कपल continued to participate in musical and theatre groups and Ethel encouraged her husband to pursue his writing। परस्यू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। परस्यू का मतलब होता है किसी काम में लगन से लगे रहना, किसी काम के पीछे पड़े रहना, किसी व्यक्ति को अपनी बात समझाना और इस तरह से किसी व्यक्ति या किसी काम को बहुत ही परिश्रम से साधना, उसको परस्यू करना बोलते हैं। तो द कपल कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन म्यूजिकल एंड थिएटर ग्रुप्स। तो क्योंकि विलियम सिडनी पोर्टर और उनकी धर्मपत्नी दोनों का ही रुझान कला, संगीत और नाट्य की तरफ था, तो इसलिए वो दोनों शादी के बाद भी इन सभी समारोहों में पहले की तरह ही जाते रहे। एंड एथॉल एनकरेज्ड हर हस्बैंड टू परस्यू हिज राइटिंग। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था परस्यू का क्या मीनिंग होता है, तो उसको ध्यान में रख के इसको हम फिर से पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं एथॉल एनकरेज्ड हर हस्बैंड टू परस्यू हिज राइटिंग। तो एथॉल जो उनकी पत्नी थी वो अपने हस्बैंड यानी कि विलियम सिडनी पोर्टर को परस्यू करती थी, यानी कि उनको बहुत आग्रह करती थी, उनको बहुत प्रोत्साहित करती थी कि वो अपना लेखन कार्य जारी रखें। एथॉल गेव बर्थ टू अ सन इन 1888 who died hours after birth, and then a daughter Margaret Worth Porter in September 1889। तो सन 1888 में एथॉल और विलियम सिडनी पोर्टर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश अपने जन्म के कुछ घंटों के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु भाग्यवश सन 1889 यानी कि 1889 को पुनः दोनों को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने मार्गरेट वर्थ पोर्टर रखा। सो पोर्टर्स फ्रेंड रिचर्ड हॉल became टेक्सास लैंड कमिश्नर एंड ऑफर्ड पोर्टर अ जॉब। तो पोर्टर के जो मित्र थे रिचर्ड हॉल,
जिनके शीप रैंच में ये काम करते थे टेक्सास आने के बाद में, और रिचर्ड के ही मित्र के घर में ये शुरुआती 3 साल तक रहे भी थे ऑस्टिन शहर में। तो उसी रिचर्ड की नियुक्ति टेक्सास में लैंड कमिश्नर के पद पर हुई थी, और स्वयं लैंड कमिश्नर बन जाने के बाद उसने इनको एक जॉब ऑफर की। ठीक है, तो पोर्टर स्टार्टेड एज अ ड्राफ्ट्समैन एट द टेक्सास जनरल लैंड ऑफिस GLO ऑन जनवरी 12, 1887। तो पोर्टर ने एक ड्राफ्ट्समैन के तौर पर कार्य करना शुरू किया टेक्सास जनरल लैंड ऑफिस में 12 जनवरी 1887 से। और ड्राफ्ट्समैन क्या होता है? ड्राफ्ट्समैन उसको बोलते हैं जो नक्शे बनाता है। तो सरकारी कार्यालयों वगैरह में जो ज़मीन आदि के भू अभिलेख वगैरह होते हैं ना, ज़मीन के कागज़ होते हैं, उनमें नक्शे बनाए जाते हैं, तो वो काम ड्राफ्ट्समैन करता है, और वही पोस्ट इनको ऑफर हुई थी और उस पर ही इनकी नियुक्ति हुई थी एट अ सैलरी ऑफ $100 अ मंथ। और इनको कितनी सैलरी पे इनकी नियुक्ति हुई थी? $100 प्रति माह पे। ड्राइंग मैप्स फ्रॉम सर्वेज एंड फील्ड नोट्स। तो इनका काम क्या था? मैप्स ड्रॉ करना, यानी कि जो मैप बनाना, और वो मैप ये सर्वेज और फील्ड नोट्स जो इनको उपलब्ध कराए जाते थे उस कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा, उन्हीं सर्वे पेपर्स और फील्ड नोट्स के आधार पर ये मैप तैयार करके जमा करते थे। यही इनका कार्य था, और इसके लिए इनको $100 प्रति माह की सैलरी इनको मिलना निश्चित हुई थी। The salary was enough to support his family, but he continued his contributions to the magazines and newspapers. तो हालांकि $100 प्रति माह की सैलरी इनके लिए काफ़ी थी, और उसमें ये अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकते थे, परंतु तब भी अपनी पत्नी द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण ये अपना लेखन कार्य इन्होंने करना जारी रखा और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में लिखते रहे। In the GLO building, he began developing characters and plots for such stories as Georgia's Ruling 1900 and Buried Treasure 1908। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि बचपन से ये आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनके रेखा चित्र बनाते थे, और उनके कार्य व्यवहार को बहुत ही सूक्ष्मता से देखते थे। तो इसीलिए इस दौरान जब ये इस टेक्सास के लैंड ऑफिस में जब ये कार्यरत थे, तो इन्होंने वहाँ पर जो माहौल था, वहाँ की जैसी बिल्डिंग थी, जैसे लोग थे, जैसा वहाँ का जैसा परिवेश था, उसको देखते हुए इन्होंने वहीं पे काम करने वाले लोगों को कैरेक्टर्स के तौर पर 2 अपनी प्रमुख रचनाओं में लिया, जिनमें से पहली थी जॉर्जियाज रूलिंग, ठीक है, ये इन्होंने सन 1900 में लिखी थी, और दूसरी थी बरीड ट्रेजर, ये इन्होंने सन 1908 में लिखा था। The castle-like building he worked in was woven into some of his tales, such as Bexar Script नंबर 2692। तो क्योंकि ये जिस दफ्तर में काम करते थे उसकी जो बिल्डिंग थी वो किसी किले के जैसी थी, तो उसका जो संरचना थी उसको इन्होंने अपनी इस कहानी बेक्सर स्क्रिप्ट नंबर 2692, जो कि इन्होंने 1894 में लिखी थी, उसमें चित्रित किया था। यानी कि उसमें जिस भवन का इन्होंने चित्रण किया था वो दरअसल वही ऑफिस था जिसमें ये काम करते थे। तो आप ध्यान दें कि ये अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के जो वातावरण को, अपने आसपास की इमारतों को ही अपने कहानियों में चित्रित करते थे, इसीलिए इनको यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। His job at the GLO was a political appointment by Hall. Hall ran for governor in the election of 1890 but lost. So Porter resigned on January 21st, 1891. तो क्योंकि जो इनके जो मित्र थे रिचर्ड हॉल, उनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति की गई थी, तो ये एक राजनीतिक नियुक्ति थी। यानी कि ये कोई एग्ज़ाम दे करके, इन्होंने कोई परीक्षा नहीं पास की थी उस नियुक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनका मित्र वहाँ पर लैंड कमिश्नर हो गया था, तो उसके द्वारा इनकी सीधी नियुक्ति कर दी गई थी। पर उसके बाद में जब इनके मित्र ने गवर्नर के चुनाव में
अपना नामांकन किया और उसके लिए खड़ा हुआ तो वो हार गया, और क्योंकि वो चुनाव हार गया तो उसके द्वारा चुनाव हार जाने के कारण अब इनका भी उस पोस्ट पर बने रहना संभव नहीं था, क्योंकि अब जो नया व्यक्ति आता वो अपने किसी भरोसेमंद को अपने साथ लेकर के आता और उसकी नियुक्ति करता। तो इस वजह से इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ देता हूँ जल्दी से। हिज जॉब एट द GLO वॉज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मतलब राजनीतिक नियुक्ति, मतलब जो आप परीक्षा दिए बिना कोई किसी के प्रभाव के कारण अगर नियुक्ति प्राप्त करता है तो उसको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कहा जाएगा, अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में उसकी नियुक्ति होती है। तो ये हॉल के प्रभाव के कारण इनकी नियुक्ति हुई थी। तो हॉल रैन मतलब होता है चुनाव में खड़े होना, एक रैन का मतलब होता है भागना, और अगर इलेक्शन जैसे हो गया कि रैन फॉर गवर्नर यानी कि गवर्नर के पद के चुनाव के लिए खड़ा होना, ठीक है। तो हॉल रैन फॉर गवर्नर इन द इलेक्शन ऑफ 1890 बट लॉस्ट। तो ये जो रिचर्ड हॉल थे, ये इन्होंने अपने इलाके के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा सन 1890 में, पर ये हार गए। तो पोर्टर रिजाइन, तो पोर्टर ने रिजाइन कर दिया यानी कि त्यागपत्र दे दिया ऑन जनवरी 21, 1891, द डे आफ्टर द न्यू गवर्नर जिम हॉग वॉज स्वॉर्न इन। तो जब नया गवर्नर की नियुक्ति हो गई तो उसके अगले ही दिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं। The same year, Porter began working at the First National Bank of Austin as a teller and bookkeeper at the same salary he had made at the GLO. तो उसी वर्ष क्या हुआ, पोर्टर को एक दूसरी नौकरी मिल गई। कहाँ पे? फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ ऑस्टिन। ऑस्टिन के एक बैंक में जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ ऑस्टिन, वहाँ पर इनको एक टेलर और बुक कीपर यानी कि एक लिपिक की नौकरी मिल गई, एक क्लर्क की नौकरी आप कह सकते हैं, वो मिल गई एट दी सेम सैलरी। और इनकी सैलरी भी $100 प्रति माह ही रही, जो कि इनकी पिछली नौकरी में इनको मिलती थी। ही हैड मेड एट दी GLO। तो जो GLO में उनको यानी कि जो लैंड ऑफिस में जो इनको जनरल लैंड ऑफिस में जो इनको सैलरी मिलती थी वही इनको मिलने लगी। The bank was operated informally and Porter was apparently careless in keeping his books। तो क्योंकि ये जो बैंक था ये कोई बहुत बड़ा बैंक नहीं था, एक स्थानीय बैंक था, तो वहाँ पर जो कार्य व्यवहार होता था वो बहुत औपचारिक नहीं होता था, मतलब थोड़ा सा अनौपचारिक तरीके से होता था। तो जैसा माहौल होता है वैसे ही कर्मचारी हो जाते हैं। तो पोर्टर भी थोड़े से केयरलेस हो गए। अपेरेंटली का मतलब होता है कि ऐसा कुछ लगना, कि मतलब कुछ महसूस होना। तो ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि पोर्टर भी वहाँ के माहौल के कारण थोड़े से केयरलेस हो गए या थोड़े से लापरवाह हो गए। तो इन 1894 ही वॉज एक्यूज्ड बाय द बैंक ऑफ embezzlement एंड लॉस्ट हिज जॉब बट वॉज नॉट इंडाइटेड एट द टाइम। तो क्योंकि ये जिस बैंक में काम करते थे वहाँ का माहौल थोड़ा सा अनौपचारिक था, तो ये भी थोड़ा सा इन्होंने ध्यान देना कम कर दिया और ये भी थोड़ा सा लापरवाही से काम करने लगे। और उसके कारण 1894 आते आते इनके ऊपर आरोप लगा, इनको एक्यूज़ किया गया बैंक के द्वारा कि इन्होंने एम्बेजलमेंट किया है। एम्बेजलमेंट करने का मतलब होता है धन का धन को किसी तरह से उसमें घपला करना, ठीक है। तो इनके ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने बैंक के कोष में कुछ घपला किया है। एंड लॉस्ट हिज जॉब बट वॉज नॉट इंडाइटेड एट द टाइम। और इस कारण से इनकी नौकरी तो चली गई पर इनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। इंडाइटेड का मतलब होता है, यहाँ पे सी साइलेंट होता है, इंडिक्टेड लिखते हैं, इंडाइटेड बोलते हैं। इंडाइटेड का मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी के ऊपर आरोप लगाना, यानी कि कोर्ट में किसी के ऊपर औपचारिक रूप से आरोप लगाना या उसके खिलाफ केस फाइल करना, ठीक है। तो इनके ऊपर औपचारिक रूप से तो कुछ नहीं हुआ पर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक सेकेंड इसको
ठीक है। फिर ही देन वर्क फुल टाइम ऑन हिज ह्यूमरस वीकली कॉल्ड द रोलिंग स्टोन। तो जब ये नौकरी से निकल गए तो उसके बाद में इन्होंने लेखन कर्म को ही अपना मुख्य कार्य बना लिया, और एक ये इन्होंने ह्यूमरस वीकली यानी कि एक व्यंग पत्रिका, जो कि साप्ताहिक व्यंग पत्रिका थी जिसका नाम था द रोलिंग स्टोन, उसमें ये काम करने लगे फुल टाइम। ठीक है। विच ही स्टार्टेड वाइल वर्किंग एट द बैंक, और ये पत्रिका इनके द्वारा स्वयं निकाली जाती थी, जो इन्होंने बैंक में कार्य करने के दौरान ही शुरू की थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इनका ध्यान भटक गया हो और ये अपने पत्रिका और अपने लेखन कर्म में लगे हों, और उसके पीछे कुछ ऐसी गलती हो गई हो जो इनको पता भी ना चला हो, और उसी का आरोप इनके ऊपर लगा दिया गया हो। ये हम मान के चलते हैं। The Rolling Stone featured satire on life, people and politics, and included Porter's short stories and sketches. तो रोलिंग स्टोन जो पत्रिका थी उसमें वो एक सप्ताह में एक बार निकलती थी, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका थी, और उसमें ये लोगों के बारे में, जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में व्यंग्यपूर्ण लेखन करते थे। इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरीज भी उसमें लिखते थे, जो लघु कथाएं होती थी वो भी ये लिखते थे, और स्केचेस यानी कि अब इनके द्वारा जो रेखा चित्र बनाने में ये काफ़ी माहिर थे, तो ये स्केचेस भी उसमें बनाते थे, यानी कि उसमें रेखा चित्र भी बनाते थे। तो ऑल्दो इवेंचुअली रीचिंग अ टॉप circulation of 1500, the Rolling Stone failed in April 1895 because the paper never provided an adequate income. तो शुरुआत में कुछ इनको सफलता मिली इस पत्रिका को निकालने में, और इसका जो टॉप सर्कुलेशन था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ये बिकी है, उसकी संख्या थी 1500, यानी कि एक समय पर 1500 तक पत्रिकाएं इन्होंने बेच दी थी। एक छोटे से शहर में ये संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे इनका परिवार चल सकता। तो अंततः क्या हुआ, ये पत्रिका फेल हो गई, या एक तरह से कह दीजिए बंद हो गई अप्रैल 1895 में। बिकॉज द पेपर नेवर प्रोवाइडेड एन एडिक्वेट इनकम। एडिक्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब संपूर्ण कह सकते हैं आप, या मतलब भर का, यानी कि जिससे आपका काम चल जाए। तो इस पत्रिका से कभी भी इनको एडिक्वेट इनकम नहीं हुई, यानी कि इनको कभी भी इतना धन की प्राप्ति नहीं हुई जिससे कि इनका परिवार चल सके। हाउएवर हिज राइटिंग एंड ड्राइंग हैड कॉट the attention of the editor at the Houston Post. लेकिन हुआ क्या, एक अच्छाई हो गई। जैसे आपको कहा जाता है ना कि जब आपका समय अच्छा ना चल रहा हो तो जो भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत, छोटा बहुत काम है, आप वो करते रहिए। कभी ना कभी आपका जो भाग्य है वो जागेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी, और कहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने जो पत्रिका निकाली थी, तो बैंक से निकाले जाने के बाद ये पत्रिका इनका सहारा बनी, लेकिन उस पत्रिका को भी इतना लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई जिससे कि इनकी कमाई कुछ अच्छी हो पाती। परंतु उससे एक कार्य हुआ कि पत्रिका तो बंद होने की कगार पे पहुंच गई, पर उस पत्रिका को पढ़कर एक बड़े पेपर का जो मालिक या एडिटर कह लीजिए आप, एक संपादक, उसकी नज़र इनके लेखनी पर पड़ी और उसने इनको नौकरी देने का मन बनाया। तो हम फिर से पढ़ते हैं। तो हाउएवर हिज राइटिंग एंड ड्राइंग हैड कॉट द अटेंशन ऑफ द एडिटर एट द ह्यूस्टन पोस्ट। तो ह्यूस्टन पोस्ट नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी उस दौर की, उसके एडिटर का ध्यान इनके लेखनी और इनके द्वारा चित्रित रेखा चित्रों ने खींचा, और उसने इनको नौकरी देने का मन बनाया। पोर्टर एंड हिज फैमिली, तो पोर्टर एंड हिज फैमिली मूव्ड टू ह्यूस्टन इन 1895 वेयर ही स्टार्टेड राइटिंग फॉर द पोस्ट। तो विलियम सिडनी पोर्टर को जाहिर सी बात है कि इनको काम मिल गया ह्यूस्टन पोस्ट में, और ये अपने परिवार के साथ ह्यूस्टन शहर आकर बस गए 1895 में, और वहीं पर इन्होंने इस पत्रिका के लिए लिखना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कहाँ वो बैंक में काम करते थे, पर अपना साइड में वो अपना लेखनी उन्होंने जारी रखी। फिर बैंक से निकाले जाने के बाद उन्होंने
अब पूर्णकालिक रूप से यानी कि फुल टाइम वो अपने उसी वीकली जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें काम करने लगे। और उसके सफल ना होने के उपरांत भी उसी पत्रिका में काम करने के कारण उनको एक बड़े समाचार पत्र में लिखने का अवसर प्राप्त हो गया। तो क्योंकि ह्यूस्टन पोस्ट जैसा नाम से पता चल रहा है कि ह्यूस्टन जगह से निकलता था ये अखबार, तो इनको वहीं पर जाकर के बसना पड़ा। His salary was only $25 a month, but it rose steadily as his popularity increased. तो शुरुआती दौर में इनको जो तनख्वाह मिलती थी $100 प्रति माह की, उसका 1/4 यानी कि 1/4 $25 पर मंथ ही इनको इस पत्रिका में शुरुआती सैलरी के तौर पर मिलना निश्चित हुआ। परंतु इसमें एक अच्छाई थी कि शुरुआत तो $25 प्रति माह से हुई, लेकिन जैसे जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी तनख्वाह भी बढ़ती गई। पोर्टर गैदर्ड आइडियाज फॉर हिज कॉलम बाय लॉइटरिंग इन होटल लॉबीज एंड ऑब्जर्विंग एंड टॉकिंग टू पीपल देयर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है इनका वही पुराना तरीका, तो ये अपनी कहानियों के लिए और अपने लेखों के लिए इंस्पिरेशन यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो इनको आइडियाज़ आते थे वो ये कहाँ से लेते थे, ये शहर में ये घूमते रहते थे। और लॉइटरिंग का मतलब होता है ऐसे ही घूमना बिना किसी खास मकसद के, ठीक है। तो पोर्टर गैदर्ड आइडियाज़ फॉर हिज column by loitering in hotel lobbies and observing and talking to people there। तो ये क्या करते थे, जो शहर के जो होटल्स होते थे उनकी लॉबीज़ में यानी कि उनके जो विश्राम कक्ष वगैरह होते थे वहाँ पर ये आते जाते रहते थे, लोगों को रीड करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे। ऑब्ज़र्व का मतलब मैंने पहले बताया था, किसी को ध्यान से देखना, किसी व्यक्ति या वस्तु को या किसी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखना, उसको समझने का प्रयास करना। तो ये लोगों को ऑब्जर्व करते थे और लोगों से बातें करते थे। आप सोच सकते हैं कि होटल लॉबीज़ में ही क्यों जाते थे, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि होटल्स में हर तरह के लोग आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं। तो वहाँ पर आप एक ही जगह पर कई तरह के लोगों से मिल सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया। तो इन सब जगहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर कई तरह के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो उससे इनको इंस्पिरेशन भी प्राप्त होती होगी, ठीक है। सो दिस वॉज अ टेक्निक ही यूज्ड थ्रू आउट हिज राइटिंग करियर। और ये एक ऐसी टेक्निक थी जो ये अपने संपूर्ण जो इनका लेखन करियर था उसमें इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। यानी कि जो अनजान लोग होते थे उनसे मिलते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे और उनसे ही ये प्रेरणा लेते थे और बाद में उनको ही अपने जो लेखनी होती थी उनमें प्रमुख पात्रों के तौर पर उनका ही चयन करते थे। So, while he was in Houston, federal auditors audited the First National Bank of Austin and found the embezzlement shortages that led to his firing. A federal indictment followed and he was arrested on charge of embezzlement. तो हुआ क्या कि जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट नेशनल बैंक से निकाले जाने के बावजूद इन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी, परंतु बाद में जो फेडरल ऑडिटर्स यानी कि जो राष्ट्रीय जो ऑडिटर बोलते हैं, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं उनकी जो जांच करते हैं, जांचकर्ता जो इस तरह के बैंक या अकाउंटेंसी के खातों की जांच करते हैं। तो जो फेडरल ऑडिटर्स थे यानी कि जो राष्ट्रीय जांचकर्ता थे, उन्होंने फर्स्ट नेशनल बैंक के खातों की जांच की जो ऑस्टिन में जिसका ब्रांच थी, और उन्होंने पाया कि एंड फाउंड द एम्बेजलमेंट शॉर्टेजेस दैट लेड टू हिज फायरिंग। और उनको इसके बारे में जानकारी मिली कि ये जो एम्बेजलमेंट हुआ था, जो रुपए का जो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक घपला हुआ था या घोटाला हुआ था, किसने किया था, किस स्तर पे हुआ था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हम यही मान के चलते हैं कि ये जो भी हुआ था, क्योंकि शॉर्टेजेस थे फंड के यानी कि पैसे की कमी थी बैंक के खातों में, इसका मतलब
किसी ने हो सकता है कि इनकी लापरवाही का फ़ायदा उठाया हो, और क्योंकि ये अपने लेखन कर्म में रत रहते थे, बिज़ी रहते थे, तो ये ध्यान ना दे पाए हों। लेकिन कहा जाता है ना कि जो कुर्सी पर बैठा होता है, ज़िम्मेदारी उसी की मानी जाती है। तो क्योंकि ये बुक कीपिंग का काम इन्हीं का था, लेखा कार्य का काम इन्हीं का था, तो ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की मानी गई। और जो एम्बेज़लमेंट हुआ था, और उसकी वजह से, एम्बेज़लमेंट मैं बता चुका हूँ ना, तो उसकी वजह से जो शॉर्टेजेस हुए थे, यानी कि रुपए पैसे की जो कमी हुई थी, दैट लेड टू हिज फायरिंग। उसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई थी। इस पर उन जांचकर्ताओं का ध्यान गया। तो और इस दौरान ये ऑस्टिन में हो रहा है ये सब, और इस समय ये ह्यूस्टन में ह्यूस्टन पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो अ फेडरल इंडाइटमेंट फॉलोड एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ एम्बेजलमेंट। तो एक फेडरल इंडाइटमेंट फॉलो हुआ, यानी कि एक इनके ऊपर जो फेडरल चार्ज वहाँ पर बोला जाता है अमेरिका में, जो किसी जो राष्ट्रीय एजेंसी जिसकी जांच करे और किसी तरह का आरोप लगाए, तो वो फेडरल चार्ज माना जाता है। तो स्टेट का चार्ज वहाँ पर अलग होता है, वो छोटे क्राइम में होता है, पर बैंक फ्रॉड या इस तरह के जो बड़े क्राइम्स होते हैं, उन पे सीधे फेडरल चार्ज लगता है, तो वो ज़्यादा सीरियस क्राइम माना जाता है। तो इनको फेडरल चार्ज इनके ऊपर लगा और इनका इंडाइटमेंट हो गया। इंडाइटमेंट मतलब, यहाँ पे फिर मैं बता दूं, सी साइलेंट है, इंडाइटमेंट लिखते हैं लेकिन इंडाइटमेंट बोलते हैं, यानी कि इनके ऊपर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए गए। एंड ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ एम्बेजलमेंट। तो मतलब अभी तक आरोप तय हुए थे, अभी तक इनको दोषी नहीं पाया गया था। तो इंडाइटमेंट का मतलब होता है कोर्ट में जा कर के औपचारिक तौर पर किसी के ऊपर आरोप लगाना, विशेष तौर पर जब सरकार या सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली जब उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो उसको इंडाइटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इनके जीवन का एक नया पहलू, फ्लाइट एंड रिटर्न, यानी कि फ्लाइट मतलब भागना, रिटर्न मतलब लौटना। तो इसमें क्या हुआ, आफ्टर हिज अरेस्ट, अब इनको अरेस्ट कर लिया गया था ह्यूस्टन से, तो आफ्टर हिज अरेस्ट पोर्टर्स फादर इन लॉ पोस्टेड हिज बेल। तो जब इनको अरेस्ट कर लिया गया, तो इनके जो फादर इन लॉ थे, यानी कि इनकी धर्म पत्नी के पिता, उन्होंने इनकी बेल अप्लाई की, यानी कि इनके बिहाफ पर बेल या इनकी ज़मानत की अर्जी दी। ही वॉज ड्यू टू stand trial on July 7, 1896, but the day before he was changing trains to get to the courthouse. He got scared. He fled first to New Orleans and later to Honduras, with which the United States had no extradition treaty at that time. तो हुआ क्या, इनके जो फादर इन लॉ जो थे, इनके जो पत्नी के जो पिता थे, उन्होंने इनकी ज़मानत अर्जी दी, जिसकी वजह से ये छूट गए। तो ज़मानत देने पे क्या होता है कि आपको जेल में तो नहीं रहना पड़ता, लेकिन जो नियत समय होता है उस समय पर आपको कोर्ट में पेश होना होता है। तो जो नियत समय था, जिस दिन इनका केस लगा होगा, वो उस दिन यानी कि 7 जुलाई 1896 को ये कोर्ट जा रहे थे अपने केस के सिलसिले में। पर इनको ऐसा लगा होगा कि शायद ये बच नहीं पाएंगे और इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके एक दिन पहले, बट द डे बिफोर, एज ही वॉज चेंजिंग ट्रेन्स टू गेट टू द कोर्ट हाउस, तो जैसे कल की तारीख में कोर्ट में केस लगा है, तो आज ये रवाना हुए कोर्ट पहुंचने के लिए। तो जैसे ही ट्रेन में बैठे, तो इनको एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी, यानी कि एक ट्रेन एक स्टेशन तक पहुंचाती होगी, वहां से दूसरी ट्रेन लेकर के इनको कोर्ट हाउस जाना था। पर उसी के दौरान ही गॉट स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। तो ये डर गए और इनको लगा होगा कि शायद इनके पक्ष में फैसला ना हो, तो ही फ्लेड, तो इसलिए ये भाग गए। फ्लेड जो है ये इसका मतलब होता है भाग जाना। फर्स्ट टू न्यू ऑर्लियंस एंड लेटर टू होंडुरास। तो सबसे पहले तो ये न्यू ऑर्लियंस नामक जगह की ओर ये रवाना हुए और उसके बाद में वहाँ से ये होंडुरास चले गए, क्योंकि होंडुरास एक दूसरा देश था और वो देश अमेरिका के बगल में ही था, परंतु
वहाँ उस देश से अमेरिका का प्रत्यर्पण संधि नहीं थी। यानी कि अमेरिका के जो कानून थे उसमें यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और वो होंडुरास जा कर के छुप जाए तो उसको अमेरिका होंडुरास से वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि अमेरिका की उस देश से ऐसी कोई संधि नहीं थी। इसलिए उस दौरान कई जो ऐसे इस तरह के जो अपराधी होते थे या जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही अमेरिका में होनी होती थी, वो सब पास के होंडुरास नामक देश में जाकर छुप जाते थे। तो ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता जा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ही फ्लेड फर्स्ट टू न्यू ऑर्लियंस एंड लेटर टू होंडुरास। तो पहले ये न्यू ऑर्लियंस गए और फिर वहाँ से भागकर होंडुरास चले गए, विद विच द यूनाइटेड स्टेट्स हैड नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एट दैट टाइम। और जिस देश के साथ में उस ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं थी उस समय। आज के दौर में तो होगी ही। तो पोर्टर लिव्ड इन होंडुरास फॉर 6 months until January 1897। तो पोर्टर होंडुरास में करीब 6 महीने तक ये वहाँ पर रुके रहे, यानी कि सन 1897 की जनवरी तक ये वहाँ पर छुपे रहे। देयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद एल जेनिंग्स, अ नोटोरियस ट्रेन रॉबर हु लेटर रोट अ बुक अबाउट देयर फ्रेंडशिप। तो यहीं पर छुपे रहने के दौरान इनकी मुलाकात एल जेनिंग्स नाम के एक ट्रेन डकैत से हुई जो ट्रेनों में डकैती करता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि होंडुरास में कई अपराधी छिपे रहते थे अमेरिका में पकड़े जाने के भय से, तो उन्हीं में से ये भी एक अपराधी था। पर बाद में ये अपराधी जो था ये बाद में ये अपने लेटर एज में यानी कि बाद के जीवन में ये एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर इसने अपना जीवन बिताया और इसने एक किताब भी लिखी जिसमें कि इसने विलियम सिडनी पोर्टर के साथ बिताए गए अपने समय का जिक्र भी किया था, ठीक है। तो ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। देयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद एल जेनिंग्स, यानी कि होंडुरास में इसकी दोस्ती एल जेनिंग्स नाम के अ नोटोरियस ट्रेन रॉबर, यानी कि एक नोटोरियस मतलब एक वांछित कह सकते हो आप या एक कुख्यात कह सकते हो, एक कुख्यात ट्रेन रॉबर यानी कि ट्रेन डकैत से हुई। हु लेटर रोट अ बुक अबाउट देयर फ्रेंडशिप, जिसने बाद में अपनी और विलियम सिडनी पोर्टर की दोस्ती के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ही होल्ड अप इन अ ट्रूजिलो होटल। तो होल्ड अप मतलब छुप जाना, ठीक है। तो ही होल्ड अप इन अ ट्रूजिलो होटल, तो एक ट्रूजिलो नामक होटल में ये छुपे रहे अपने 6 महीने के जो समय के दौरान। वेयर ही रोड कैबेजेस एंड किंग्स। अब देखिए उस दौरान भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा और अपने होटल के प्रवास में ही जहाँ पे ये छुपे थे इन्होंने कैबेजेस और एंड किंग्स नाम की एक सटायर आप कह सकते हैं या एक व्यंग्यपूर्ण एक उपन्यास था वो इन्होंने लिखा था। इसके बारे में हमने अपनी कहानी के या जीवनी की शुरुआत में भी पढ़ा था। विच नोटेबली क्वाइंड द टर्म बनाना रिपब्लिक। और आजकल आप राजनीतिक बहसों में और अंतर्राष्ट्रीय विमर्शों में एक शब्द अक्सर सुनते होंगे, अगर आप इंग्लिश का ये शब्द या इंग्लिश की कोई डिबेट आप देखते हो तो उसमें बनाना रिपब्लिक बोला जाता है। तो जिस देश में कानून व्यवस्था का राज ना हो और जिस देश में हर कोई अपनी मनमानी करे उस देश को बनाना रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये शब्द जो था ये इसी नॉवेल से सबसे पहले आया था, यानी कि विलियम सिडनी पोर्टर ने बनाना रिपब्लिक जो शब्द है वो दरअसल होंडुरास देश के लिए इस्तेमाल किया था। और ये भी माना जाता है क्योंकि होंडुरास में बनाना यानी कि केले के पेड़ बहुत होते थे और केले का व्यापार बहुत होता था और वहाँ पर जो कानून व्यवस्था थी वो भी बहुत ढीली ढाली सी थी, तो जिसका कि लोग फ़ायदा उठाते थे। इसीलिए इन्होंने एक ये टर्म क्वाइन किया। अच्छा, क्वाइन करने का भी मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नोट क्वाइंड द टर्म, इसका मतलब होता है किसी बात, किसी एक आप कह सकते हो किसी एक विशेषण को सबसे पहले इस्तेमाल करना। पोर्टर हैड सेंट एथॉल एंड मार्गरेट बैक टू ऑस्टिन टू लिव विद एथॉल्स पेरेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोर्टर खुद चूंकि कानून से बच रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपनी पत्नी के मायके रहने के लिए भेज दिया।
Unfortunately, Athol became too ill to meet Porter in Honduras as he had planned. परंतु दुर्भाग्यवश एथॉल उनसे मिलने के पहले ही काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो पोर्टर ने प्लान किया होगा कि एक बार वो किसी तरह होंडुरास पहुंच जाएं, उसके बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी पीछे से उनसे मिल सकेंगे। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई, इसलिए उनके पास मिलने नहीं आ पाई। When he learned that his wife was dying, Porter returned to Austin in February 1897 and surrendered to the court. तो इसके बाद उनको सूचना मिली कि उनकी पत्नी मृत्युशैया पर हैं, यानी कि उनकी मृत्यु काफ़ी करीब है। तो यह सुनकर एक कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद वे वापस आए और उन्होंने आकर अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और ये घटना फरवरी 1897 के आसपास की है। पेंडिंग ट्रायल, एथॉल एस्टिस पोर्टर डाइड from tuberculosis, then known as consumption, on July 25th, 1897. तो जिस समय इनका ट्रायल चल रहा था, यानी कि इनका केस कोर्ट में चल रहा था, उसी दौरान इनकी पत्नी एथॉल एस्टिस पोर्टर की मृत्यु हो गई और उसका कारण वही ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी जिससे वे बचपन से परेशान थी। और इस बीमारी को उस दौरान कंजम्पशन नाम से जाना जाता था और यह घटना 25 जुलाई 1897 की है। आगे पढ़ते हैं। तो पोर्टर हैड लिटिल टू से इन हिज ओन डिफेंस एट हिज ट्रायल एंड वाज फाउंड गिल्टी ऑन February 17th, 1898 of embezzling $854 and 0.08 cents. तो क्योंकि इनकी पत्नी की दुखद मृत्यु के पश्चात पोर्टर अंदर से काफ़ी टूट चुके होंगे, इसलिए अपने केस के ट्रायल के दौरान, ट्रायल मतलब जब कोर्ट में केस चलता है तो जज के सामने, तो उसको ट्रायल बोलते हैं। तो अपने ट्रायल के दौरान इनके पास अपने डिफेंस में, या डिफेंस का मतलब होता है बचाव, तो अपने बचाव में कहने के लिए कुछ खास था नहीं, या यूं कहें कि ये इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए होंगे कि इनको कुछ कहने और सुनने की ये स्थिति में ही ना रहे हों। तो इसलिए इनके द्वारा अपना बचाव ना किए जाने के कारण इनको उस बैंक फ्रॉड का या बैंक में हुए घपले का दोषी पाया गया। और वो अमाउंट कितनी थी? वो अमाउंट थी जिसका दोषी इनको पाया गया। एम्बेजलिंग हमने पीछे पढ़ा ना कि जो फंड्स की एम्बेजलिंग होती है कि जो भी रुपए पैसे के लेन देन में घपला करना या घोटाला करना या कुछ गलत कार्य करना, फ्रॉड करना। तो ये इनको $854 और 8 सेंट के एम्बेजलमेंट का दोषी पाया गया, यानी कि इतने रुपए का, मात्र इतने रुपए के घोटाले का दोषी पाया गया। हालांकि उस समय ये अमाउंट भी बड़ी थी। अगर आप ध्यान दें तो इनको $100 प्रति माह की तनख्वाह मिल रही थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग इनके 8.5 महीने की तनख्वाह के बराबर की अमाउंट ये थी। ठीक है। सो ही वॉज, तो एक बार इनको दोषी पा लिया गया तो फिर इनको सजा मिली। तो ही वॉज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर इन प्रिजन। सेंटेंस का मतलब होता है, एक सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जैसे हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं, और कानून की भाषा में सेंटेंस का मतलब होता है सजा। तो ही वॉज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर्स इन प्रिजन, तो इनको 5 साल जेल की सजा मिली। एंड इम्प्रिजन्ड ऑन March 25th, 1898। तो 17 फरवरी 1898 को इनको सजा सुनाई गई और इनको 25 मार्च 1898, यानी कि लगभग उसके 1 महीने के अंतराल में ही इनको जेल की सजा, जेल में इनको निरुद्ध कर दिया गया या कैद कर दिया गया। किस जेल में कैद किया गया? एट दी ओहायो पेनिटेंशियरी इन कोलंबस, ओहायो। तो ओहायो प्रांत के कोलंबस नामक स्थान पे ओहायो पेनिटेंशियरी नामक जेल में इनको निरुद्ध कर दिया गया। पोर्टर was a licensed pharmacist and was able to work in the prison hospital
एज द नाइट ड्रगिस्ट। तो क्योंकि अब देखिए यही कहा जाता है कि आपकी कौन सी खूबी या कौन सा गुण आपके कब काम आ जाए आपको नहीं पता होता। तो इतनी दुखद परिस्थिति में भी जब इनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई और इनको जेल जाना पड़ा, वो भी 5 साल के लिए अपनी बेटी से दूर, इस स्थिति में भी इनको जब ये 19 साल के थे तब इन्होंने जो एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त किया था, देखिए उस लाइसेंस ने इनकी कैसे मदद की। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो वहाँ पर उसको कोई ना कोई कार्य करना होता है। तो जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो सबसे पहले उसके बारे में ये जानकारी की जाती है जेल प्रशासन द्वारा, चाहे वो किसी भी देश की जेल हो, कि वो क्या कार्य कर सकता है। अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे शारीरिक श्रम कराया जाएगा। यदि वो पढ़ा लिखा है तो वो किस विषय का जानकार है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको उससे कार्य कराया जाता है। तो क्योंकि इनको फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिला हुआ था, इसलिए जेल की फार्मेसी में ही इनको एक तरह से कार्य मिल गया, जो कि इनके लिए अच्छा ही साबित हुआ। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम फिर से पढ़ेंगे। पोर्टर वॉज अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट एंड वॉज एबल टू वर्क इन द प्रिजन हॉस्पिटल एज द नाइट ड्रगिस्ट। तो इनको रात्रि के समय, रात्रि काल में जो जेल की फार्मेसी थी वहाँ पर इनको फार्मासिस्ट की जॉब मिल गई। ही वॉज, जॉब मैंने कहा, जॉब का मतलब ये नहीं है जैसे एक साधारण जॉब होती है, मतलब एक तरह से कार्य मिल गया, क्योंकि जेल में सभी को कुछ ना कुछ करना होता है, तो इनको वहाँ पर एक फार्मासिस्ट का कार्य मिल गया। He was given his own room in the hospital wing। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनके लिए ये अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इनको साधारण जेल से अलग जो जेल की हॉस्पिटल होती है उस हॉस्पिटल की विंग में, विंग कहते हैं एरिया को, या जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ में अगर आप एक विंग का मतलब तो होता है पंख या पर, पक्षी की अगर आप बात करें, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर या एक बिल्डिंग की बात करें तो अलग अलग विंग्स मतलब अलग अलग उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग खंड जिसको हम बोलते हैं। तो जेल की जो बिल्डिंग है उसमें जो हॉस्पिटल होता है वो थोड़ा सा अलग हट के बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल विंग बोलते हैं। तो ही वॉज गिवन हिज ओन रूम इन दी हॉस्पिटल विंग। तो जेल में जहाँ पर कैदी एक साथ एक रूम शेयर करते हैं, वहीं पर इनको अपना एक अलग रूम मिला जेल की हॉस्पिटल विंग में। एंड देयर इज नो रिकॉर्ड दैट ही एक्चुअली स्पेंड टाइम इन दी सेल ब्लॉक ऑफ द प्रिजन। और इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि उनको कभी कैदी की तरह जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा हो, क्योंकि हॉस्पिटल तो ओपन होता है, तो होता जेल के अंदर ही है, पर इन कंपैरिजन टू दी जेल इटसेल्फ, एक जेल जो मेन जो बिल्डिंग होती है जेल की, उसकी तुलना में काफ़ी खुला या ओपन होता है वो। तो वहाँ पर इनको एक अलग से रूम मिला। तो ये कहते हैं कि ऐसे सबूत नहीं मिलते कि इनको कभी जेल के अंदर रहना पड़ा हो, यानी कि जेल जाने के बाद से ये हॉस्पिटल के उसी रूम में रहने लगे एक फार्मासिस्ट के तौर पर, और इनको नाइट ड्यूटी मिली। He had 14 stories published under various pseudonyms while he was in prison, but was becoming best known as O. Henry, a pseudonym that first appeared over the story Whistling Dick's Christmas Stocking in the December 1899 issue of McClure's magazine। तो अब देखिए, इन्होंने जेल के अंदर रहते हुए भी, इतनी पीड़ा सहन करते हुए भी, और जेल में जो भी कार्य करने होते हैं वो सब करते हुए भी इन्होंने अपना लेखन कर्म नहीं छोड़ा। यानी कि जो ये सबसे अच्छा करते थे वो था लिखना, और इन्होंने वो नहीं छोड़ा। और जेल में रहते हुए इनकी लगभग 14 स्टोरीज पब्लिश हुई, लेकिन वो यहाँ पर इनके नाम से पब्लिश नहीं हुई, वो सभी की सभी स्टोरीज स्यूडोनाइम्स यानी कि इन्होंने नकली नाम से पब्लिश करवाई। और क्योंकि ऐसा क्यों किया,
ताकि जिन मैगजीन्स वगैरह में, जिन न्यूज़पेपर्स वगैरह में इनकी कहानियाँ जाएं, उनको ये ना पता चले कि इन कहानियों का लेखक इस समय जेल में सज़ा काट रहा है, क्योंकि हो सकता था कि तब वो उसको छापने से मना कर देते। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इन्होंने लगभग 14 स्टोरीज़ अपनी पब्लिश करवाई जेल में रहते हुए, और उनमें हर स्टोरी अलग-अलग छद्म नाम से इन्होंने पब्लिश करवाई। और उन सभी छद्म नामों में जिस नाम को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया वो था ओ हेनरी, और आगे चलकर ये इसी नाम से सुप्रसिद्ध भी हुए। A pseudonym that first appeared over the story Whistling Dick's Christmas Stocking in the December 1899 issue of McClure's magazine। और ये ओ हेनरी नाम सबसे पहले इनकी स्टोरी Whistling Dick's Christmas Stocking में छपा था। इस नाम से, ओ हेनरी नाम से यही स्टोरी इनकी सबसे पहले छपी थी, और ये स्टोरी मैक्ल्योर मैगजीन के दिसंबर 1899 के अंक में छपी थी। रहा था कि इनका एक मित्र था जो इनकी इसमें मदद करता था। तो अ फ्रेंड ऑफ हिज इन न्यू ऑर्लियंस वुड फॉरवर्ड हिज स्टोरीज टू पब्लिशर्स सो दैट दे हैड नो आइडिया दैट द राइटर वॉज इम्प्रिजन्ड। ठीक है, तो इनका एक मित्र था जो न्यू ऑर्लियंस में रहता था, वो इनसे मिलता था और इनकी स्टोरीज दे करके पब्लिशर्स को देता था अलग अलग नाम से, और ऐसा इसलिए करता था ताकि पब्लिशर्स को ये ना पता चले कि जो इन स्टोरीज का राइटर है दरअसल वो कैद में है, यानी कि जेल में है। पोर्टर वॉज रिलीज्ड ऑन जुलाई 24, 1901 फॉर गुड बिहेवियर आफ्टर सर्विंग 3 years। तो जैसा कि हमने पढ़ा, इनको जितनी लगभग 5 साल की कैद हुई थी, पर इनको 3 साल पूरे होने पर ही अच्छे आचरण के लिए छोड़ दिया गया। He reunited with his daughter। United मतलब मिलना, reunited मतलब दोबारा से मिलना। तो क्योंकि इनकी जो बेटी थी उनसे ये बिछड़ गए थे जेल जाने के बाद, और इनकी बेटी अपने नाना नानी के पास रह रही थी, तो उससे जैसे ही ये जेल से छूटे तब ये अपनी बेटी से दोबारा मिले, और अब तक वो 11 साल की हो गई थी। So he reunited with his daughter Margaret, now age 11, in Pittsburgh, Pennsylvania, where Ethel's parents had moved after Porter's conviction। तो जो इनकी पत्नी के, इनकी स्वर्गीय पत्नी के जो माता पिता थे, अब वो सब ऑस्टिन से निकल करके पेंसिल्वेनिया प्रांत के पिट्सबर्ग नामक इलाके में रहने लगे थे, और वहीं पर इनको जा करके अपनी बेटी से मिलना पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले ऑस्टिन में रहते थे, पर इनकी कन्विक्शन के बाद, यानी कि इनके जेल जाने के बाद, कन्विक्शन मतलब सज़ा जब हो जाती है, उसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़ दी। पोर्टर्स मोस्ट प्रोलिफिक राइटिंग पीरियड स्टार्टेड इन 1902। तो जब जेल से निकले, प्रोलिफिक होता है सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण, सबसे ज़्यादा बढ़िया, या सबसे ज़्यादा एफिशिएंट। ठीक है, या आप कह सकते हो सबसे सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला, सबसे अधिक प्रभावी। तो पोर्टर्स मोस्ट प्रोलिफिक राइटिंग पीरियड स्टार्टेड इन 1902 व्हेन ही मूव्ड टू न्यूयॉर्क सिटी टू बी नियर हिज पब्लिशर। तो क्योंकि उस ज़माने में न्यूयॉर्क शहर, और आज भी ये एक दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज़ में से एक है, सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वहीं से छपते थे। तो इसलिए जेल से निकलने के बाद ये 1902 में न्यूयॉर्क आकर रहने लगे, और इसी दौरान इन्होंने अपने करियर की सबसे अच्छी स्टोरीज़ को पब्लिश करवाया। वाइल देयर ही रोट 381 शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे रहने के दौरान, यानी कि जेल से ये 1901 में निकले थे, उसके बाद 1902 में ये न्यूयॉर्क आ गए, और यहाँ पर रहने के दौरान इन्होंने 381 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, यानी कि बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, वाइल देयर ही रोट 381 शॉर्ट स्टोरीज। ही रोट अ स्टोरी अ वीक फॉर ओवर अ ईयर फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड संडे मैगजीन।
और ये जो 381 स्टोरीज इन्होंने लिखी थी, इनमें से कई स्टोरीज इन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड संडे मैगजीन के लिए लिखी थी, जिसको कि ये एक हफ्ते में ही रोट अ स्टोरी अ वीक, यानी कि हर हफ्ते एक स्टोरी, जिसे आप कह सकते हो कि साप्ताहिक कहानी लिख करके ये भेजते थे। हिज विट, कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट ट्विस्ट्स वर अडॉर्न्ड बाय हिज रीडर्स बट ऑफन पैन्ड बाय क्रिटिक्स। तो इनकी कहानियों में क्या होता था कि एक तरफ तो जो इनकी कहानियों में जो विटीनेस होती थी, जो शुरुआत से इनका गुण था कि इनके जो पात्र होते थे वो बहुत विटी होते थे, बहुत जो नरेशन होता था वो भी इनका बड़ा चुटीला, बड़ा व्यंग्यात्मक होता था, पढ़ने वाला अंदर से खुश हो जाता था। और जो कैरेक्टराइजेशन होता था इनकी कहानियों में, कैरेक्टराइजेशन मतलब जो कैरेक्टर्स होते थे, जो पात्र होते थे, उनका जिस तरह से ये चित्रण करते थे, जिस तरह से ये चयन करते थे, उसका तरीका भी हमने पीछे पढ़ा कि ये सामान्य लोगों को ही अपनी कहानियों का पात्र बनाते थे। एंड अ प्लॉट ट्विस्ट, यानी कि प्लॉट मतलब कहानी का जो मुख्य जो आधार होता है, उसको ही ये बदल देते थे कहानी के अंत आते आते। यानी कि कहानी का जो अंत होता था वो सोच से भी परे होता था, आप सोच भी नहीं सकते, कुछ इस तरह का सरप्राइजिंग एंड होता था। तो वो जो ट्विस्ट आता था उसको ट्विस्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्विस्ट मतलब किसी चीज़ का घूम जाना। तो प्लॉट ट्विस्ट मतलब कहानी का जो प्लॉट है, यानी कि कहानी की जो रूपरेखा है, वो अंत आते आते घूम जाती थी और सब कुछ एकदम से बदल जाता था। तो ये दीज वर अडोर्ड बाय हिज रीडर्स। अडोर्ड मतलब जो रीडर्स थे, जो मतलब इनकी कहानियाँ मन से पढ़ते थे, इनके जो प्रशंसक थे, वो इनको अडोर करते थे, यानी कि वो बहुत पसंद करते थे। बट ऑफन पैंड बाय क्रिटिक्स, लेकिन जो क्रिटिक्स थे, जो मतलब जो इन कहानियों का जो इनको क्रिटिसाइज करते थे, या इन पे मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आलोचना करते थे, आलोचक जिन्हें बोलते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में भी आलोचक होते हैं। जैसे आपने फिल्म क्रिटिक्स के बारे में सुना होगा, जो फिल्म के आलोचक होते हैं कि किसी फिल्म में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या ठीक ठाक था, वैसे ही साहित्य के भी आलोचक होते हैं। तो जो साहित्यिक आलोचक थे वो अक्सर इनकी इस बात में जो क्या कहते हैं, थोड़ी सी खिंचाई करते थे कि इनकी कहानियाँ थोड़ा सा लीक से हट के होती थी, या आम जो एक तरीका होता था कहानी लेखन का, वो इनका नहीं था, ये उससे हटकर कहानियाँ लिखते थे। तो वो बात इनके प्रशंसकों को तो बहुत पसंद आती थी, पर जो आलोचक होते थे वो इस बात से थोड़ा सा चिढ़ते भी थे। तो अब हम इनके जीवन परिचय के अंत में आ गए हैं। जो इनका लाइफ स्केच था, अब हम उसका अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। तो पोर्टर वॉज अ हैवी ड्रिंकर एंड बाय 1908 हिज मार्केटली डिटेरियोरेटिंग हेल्थ अफेक्टेड हिज राइटिंग। तो विलियम सिडनी पोर्टर अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि ये बहुत दुख में रहते थे और एक एकांकी जीवन जी रहे थे, इसलिए ये बहुत ही अधिक मदिरापान करने लगे थे। और सन 1908 आते आते, यानी कि न्यूयॉर्क आने के 6 साल के भीतर भीतर, सन 1902 में ये न्यूयॉर्क आए थे, तो 1908 आते आते, यानी कि इन 5-6 सालों में इनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत डिटेरियोरेट कर गया था। डिटेरियोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का बद से बदतर होते जाना, यानी कि किसी चीज़ का बिगड़ते ही जाना, खराब होते जाना। हेल्थ की अगर हम बात करें, यानी कि किसी का हेल्थ यदि बिगड़ती चली जाए, तो मार्केटली मतलब जो चीज़ साफ साफ दिखाई दे, जिसके जो निशान आपको दिखाई दें। तो अगर कहा जाए कि किसी की हेल्थ मार्केटली डिटेरियोरेट कर रही है, मतलब उसको देखने से लग रहा है कि वो कमज़ोर होता जा रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पोर्टर वॉज अ हैवी ड्रिंकर एंड बाय 1908 हिज मार्केटली डिटेरियोरेटिंग हेल्थ अफेक्टेड हिज राइटिंग। तो 1908 आते आते इनके अत्यधिक मदिरापान करने की वजह से इनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से इनकी लेखनी पर भी असर पड़ा। Hence he took his final breath on June 5, 1910, यानी कि
5 जून 1910 को इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। After funeral services in New York City, he was buried in the Riverside Cemetery in Asheville, नॉर्थ कैरोलिना। तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो अंतिम संस्कार था वो किया गया और इनको जो नॉर्थ कैरोलिना जो प्रांत है उसके एशविले नामक जगह के रिवरसाइड सीमेट्री यानी कि शमशान गृह में इनको दफनाया गया। According to the cemetery, as of 2023, people have been leaving $1.87 in change, which is the amount of dollars saving at the beginning of the gift of Magi on Porter's grave for at least 30 years. यानी कि ये देखिए बहुत दिल को छूने वाली बात है कि जैसे मैंने बताया कि द गिफ्ट ऑफ मेजाई इनकी अब तक की मतलब जो जितनी भी इन्होंने कहानियाँ लिखी उनमें से जो सबसे अधिक चर्चित रही, प्रसिद्ध रही और जिसने लोगों को बहुत इमोशनल किया और आज भी लोग उसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वो कहानी, उसमें जो प्रमुख पात्र थी डेला, उसके पास कहानी की शुरुआत में जो उसकी बचत दिखाई है, यानी कि वो अपने पति को उपहार देने के लिए वो कुछ पैसे बचा रही थी। तो उसने कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि उसने कितने पैसे बचा लिए थे, तो वो पैसे थे लगभग $1.87। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के पश्चात जो भी इनकी कब्र पर जाता था वो क्या करता था, वो एक सम्मान के तौर पर या श्रद्धांजलि के तौर पर $1.87 वहाँ पर एक तरह से अर्पित करता था। यानी कि जैसे कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, वैसे ही कोई कैंडल्स जलाता है, लेकिन इनके जो इनके चाहने वाले जो इनके पाठक थे वो अपनी श्रद्धा के तौर पर फूलों की जगह वहाँ पर $1.87 चढ़ाकर आते थे और ये सिलसिला इनकी मृत्यु के लगभग 30 साल पश्चात तक चलता रहा। यानी कि ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है और ये एक लेखक और उसके श्रोताओं के बीच का रिश्ता आपको दिखाता है। द सीमेट्री सेज द मनी इज गिवन टू एरिया लाइब्रेरीज। और जो सीमेट्री कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो शमशान गृह है या कब्रिस्तान जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जिस सीमेट्री या शमशान गृह में इनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर इनकी कब्र है, वहाँ पर जो इनके चाहने वाले, जो इनके श्रोता $1.87 चढ़ा के आते थे, उन सभी को इकट्ठा करके वहाँ की उस एरिया की जो लाइब्रेरीज थी उनको सीमेट्री के द्वारा दान में दे दिया गया। तो इसके साथ हमारा ये पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब आइए चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स के ओर। तो आइए अब हार्ड वर्ड्स की मीनिंग्स देखते हैं और इनकी मीनिंग्स देखने के बाद आपका होमवर्क आप कह लीजिए या आपके ऊपर है, आप कब करते हैं, पर एक बार मैं जितना मुझे याद आएगा तो मैं बताता चलूँगा, लेकिन आपका ये कार्य है कि आपको ये देखना है कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो एक बार आप शब्दों का मीनिंग देख लेंगे और फिर उनका प्रयोग देख लेंगे तो आपको वो शब्द याद रहेंगे, उनके मीनिंग्स याद रहेंगे। तो सबसे पहला है हमारा शब्द प्राइमरीली। प्राइमरीली का मतलब होता है प्राथमिक तौर पर या प्रमुख तौर पर, प्रमुखता जिसे बोलते हैं। फिर दूसरा शब्द है रैंसम। रैंसम यानी कि फिरौती या मुक्तिधन। तीसरा है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब है प्रकृतिवादी। जैसे हमने पढ़ा था सबसे शुरुआत में ही कि ये एक नेचुरलिस्ट राइटर थे, ठीक है, यानी कि यथार्थवादी लेखक थे। फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब पर्यवेक्षण या निगरानी, मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को, किसी भी तरह से किसी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देखना, महसूस करना, समझना, वो हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर मेलनकली, तो ये जो
एक एक जगह पर हमने पढ़ा था कि इनको 2 किताबें बहुत पसंद थी। उनमें से एक किताब में के नाम में ये शब्द आया था। अब आप देखिएगा पीछे जा कर के कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया था, तो इसका मेलनकली का जो सही मीनिंग है वो है उदासी। ठीक है? तो ये जो ये कटा हुआ है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये गलती से यहाँ पर ये टाइप हो गया और गलती तो सबसे होती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये इसका सही मीनिंग है, मेलनकली का सही मीनिंग है उदासी। फिर एलिमेंट्री स्कूल, जो जैसे कि ये अपनी बुआ के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो एलिमेंट्री स्कूल को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक विद्यालय। फिर एलिविएट, यानी कि जैसे कि ये अपनी ज़ुकाम को एलिविएट करने के लिए ये टेक्सास आए थे, तो उसका मतलब है हल्का कर देना या कम करना। परसिस्टेंट, यानी कि इनका ज़ुकाम बहुत परसिस्टेंट था, तो यानी कि दृढ़ या हठी, मतलब जो हट 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 हो जिसमें, यानी कि ज़बरदस्ती कि मतलब नहीं जाएंगे तो इनका ज़ुकाम भी बहुत हठी था। इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी, और रिसाइड मतलब रहना। तो इंडिजिनस आपने पढ़ा होगा कि जब ये जब ये शीप रैंच में थे तो वहाँ पर कुछ इंडिजिनस लोग थे और कुछ माइग्रेंट्स थे। तो इंडिजिनस मतलब जो वहीं के रहने वाले थे और माइग्रेंट्स मतलब जो विदेश से आकर के वहाँ पे बसे थे। अगला शब्द है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मतलब औषधि विक्रेता या औषधि बनाने वाला, कोई भी हो सकता है। बैचलर, बैचलर अविवाहित। ठीक है। विट यानी कि बुद्धि या विट का मतलब चालाकी भी हो सकता है, विट का मतलब हाजिर जवाबी भी हो सकता है। ठीक है। गैदरिंग यानी कि जन समूह या सभा, तो ये गैदरिंग्स में गाते थे ना, तो गैदरिंग मतलब जहां लोगों का समूह हो या सभा हो। कोर्टिंग प्रणय निवेदन करना। ठीक है। कॉर्नर स्टोन यानी कि आधारशिला, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एथोल से इनकी पहली मुलाकात टेक्सास के कॉर्नर स्टोन के रखने के दौरान ही हुई थी, तो उसको बोलते हैं आधारशिला। फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग, जिसको कि टीबी भी बोलते हैं। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। परस्यू यानी कि किसी चीज को लक्षित करना या लक्ष्य रखना, किसी चीज के किसी चीज को किसी चीज के पीछे पड़ जाना या उस चीज को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करना। ठीक है। ड्राफ्ट्समैन, जिसकी इनको नौकरी मिली थी, वो है दस्तावेज लेखक या जो मैप्स वगैरह बनाता है, जो चित्र बनाता है, मानचित्र बनाता है और उनसे जुड़े हुए लेखन का कार्य करता है, उसको ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं, यानी कि दस्तावेज लेखक। तो उसका काम दोनों होता है, चित्र भी बनाना और उससे जुड़े हुए लेखन कार्य को भी करना। कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि योगदान। ट्रेजर यानी कि खजाना। ह्यूमरस यानी कि हास्यपूर्ण। और इवेंचुअली यानी कि अंततः। एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त, जैसे कि हमने पढ़ा था कि $100 प्रति माह की तनख्वाह इनके लिए एडिक्वेट थी, यानी कि पर्याप्त थी। सेटायर यानी कि व्यंग, मतलब इनकी जो लेखन था वो उसमें सेटायर की शैली थी, यानी कि व्यंग्यात्मक शैली थी। स्टेडिली यानी कि बराबर या व्यवस्थित रूप से, मतलब एक गति से, आप लगातार भी बोल सकते हैं। अब यहां पे शब्द आया है इम्बेजलमेंट, तो इनको जो बैंक में इम्बेजलमेंट का या एम्बेजलमेंट, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, एम्बेजलमेंट जनरली बोला जाता है, कई लोग इम्बेजलमेंट भी प्रयोग करते हैं। तो एम्बेजलमेंट मतलब गबन, यानी कि पैसा हड़प लेना। एक्सट्रेडिशन यानी कि अपराधी का प्रत्यर्पण, तो होंडुरास से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उस समय नहीं थी यूएसए की। ठीक है, मैं इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कहाँ प्रयोग हुआ था। ट्रीटी यानी कि संधि, दो देशों के बीच में जो समझौता होता है। नोटोरियस यानी कि कुख्यात, जैसे वो जो एक इनको एक ट्रेन रॉबर मिला था वो बहुत नोटोरियस था। कॉइनिंग अ टर्म यानी नया शब्द गढ़ना, जैसे इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया था, बनाना रिपब्लिक। ठीक है। फिर कंजम्पशन यानी कि उपभोग करना,
किसी चीज़ को प्रयोग करना। पेनिटेंशियरी यानी कि जेल या सुधार गृह, तो ये ओहायो पेनिटेंशियरी में इनको जो जेल की सज़ा मिली थी वो इन्होंने ओहायो पेनिटेंशियरी में काटी थी, जो 3 साल इन्होंने काटे थे। तो पेनिटेंशियरी यानी कि जेल या सुधार गृह। इम्प्रिजन्ड यानी कि कैदी हो जाना, बंदी हो जाना, जो जिसको जेल की सज़ा मिलती है उसको इम्प्रिजन्ड बोलते हैं। कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्ध हो जाना, और कन्विक्शन के बाद में क्या होता है, सबसे पहला होता है इंडाइटमेंट यानी कि आरोप लगाना, फिर ट्रायल चलता है, फिर कन्विक्शन होता है यानी कि अगर दोष सिद्ध हो गया तो कन्विक्ट हो जाएगा, और अगर कन्विक्शन हो गया उसके बाद में सेंटेंस होता है, ठीक है। और अगर कन्विक्शन नहीं हुआ यानी कि दोष सिद्ध नहीं हुआ तो वो फ्री हो जाएगा। फिर अडोर्ड, अडोर्ड मतलब बहुत पसंद करना, जैसे कि इनके जो पाठक थे वो उनको इनकी शैली, लेखन की शैली वो बहुत पसंद करते थे। वहीं जो क्रिटिक्स थे यानी कि जो आलोचक थे वो इनकी थोड़ी बहुत आलोचना करते थे। ट्विस्ट यानी कि मोड़ यानी कि घुमाव, तो इनकी कहानियों में बहुत ट्विस्ट होता था, बहुत तरह के घुमाव होते थे। डिटेरियोरेटिंग यानी कि बिगड़ जाना, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सेहत हो, या कंडीशन हो, स्थिति हो, कुछ भी। सीमेट्री यानी कि कब्रिस्तान या शमशान गृह, आप जो भी जैसे भी आप समझना चाहें। फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार, ठीक है। तो विद दिस वी आर थ्रू विद दिस चैप्टर। हमने इस पहले चैप्टर को हमने अच्छे से कर लिया है। अब मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आपको हमारा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगे तो हो सके तो कृपया एक बार इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों से और अपने परिवारजनों से, जिनको भी आपको लगता है कि उनको इंग्लिश सीखने समझने में रुचि है, उनसे इसको साझा करें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी माध्यम से, जिसके थ्रू आप चाहें। और हो सके तो हमारी अगली क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। और हर क्लास में अब मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगा और मेहनत करूँगा, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को मैं अच्छा बना करके ही मानूँगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरा ये विश्वास भी है। मेरा 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो इस तरह से डिजिटल फॉर्म में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी लैगिंग लगे, वो भी टाइम के साथ में मैं कवर अप कर लूँगा। बाकी आप मेहनत करें और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ एक बार इसको सुन लें। और अभी तो ये पहला चैप्टर मैंने डाला है, मैं और मेहनत करके जल्दी जल्दी और चैप्टर्स डालूँगा, तो आपको डेली एक नया चैप्टर मिल जाएगा, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा उसमें। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं आनंद मिलता हूँ आपसे इंग्लिश स्वयं शिक्षक की हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।